हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए सी की बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ पब्लिश करते जा रहे हैं एंड साथ में हम आपको उनके एमसीक्यूज़ के भी सेट प्रोवाइड करवाते हैं, जिन्हें हम मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट के नाम से लॉन्च कर रहे हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। सो गाइज़, हमने रिसेंट में रिकर्शन, यूनियंस और स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके लिए टॉपिक्स लेके आए थे, जो कि हमने आपको ट्यूटोरियल्स पब्लिश किए थे। आई होप आप लोगों ने उनके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देखे होंगे। तो गाइज़, आइए हम आज के एमसीक्यू सीरीज़ के अगले ट्यूटोरियल में, जिसको हम मॉक टेस्ट या अगला प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं, इसमें हम आपका रिकर्शन, यूनियन और स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज चेक करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं गाइज़ पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर देमसेल्व्स ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स? सो गाइज़, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, हमने जो रिस्पेक्टिव आपके ट्यूटोरियल्स लिए थे, कि जब हमें एक ही टाइप का कलेक्शन ऑफ डेटा करना होता है, जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का, तो वो क्या होता है, एंड अगर हमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एक साथ एक कलेक्शन में रखना है, तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? सो गाइज, इसके ऑप्शंस हैं स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो गाइज, आई होप ये आंसर सबने सही दिया होगा। ये होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग जो होता है वो होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एंड एरे जो होता है गाइज, वो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है एक कलेक्शन के तौर पे। लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स को एज ए कलेक्शन स्टोर करता है, जिसका हमने आपको एग्जांपल दिखाया भी था एंड प्रैक्टिकली समझाया भी था गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सी डिक्लेरेशन। सो गाइज, आपको ये नीचे की डिक्लेरेशन देखनी है एंड आपको बताना है कि इसमें जो मेरा ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका साइज क्या होगा गाइज। मैंने आपको स्ट्रक्चर और यूनियन का जब डिफरेंसेस बताए थे, मैंने आपको उसमें साइज का डिफरेंस का डेफिनेशन के साथ मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल में भी डेमो दिखाया था, कि उसमें स्ट्रक्ट्स का क्या साइज़ होता है एंड देन आपके यूनियन का क्या साइज़ होता है। तो गाइज़, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्ट्रक्ट मैंने डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर मैंने एक शॉर्ट का एरे ले लिया है 5 एलिमेंट का। देन मैंने स्ट्रक्ट के अंदर एक यूनियन ले लिया है, जिसके अंदर एक फ्लोट y है एंड एक लॉन्ग z है। देन ये जो यूनियन है, इसका नाम u है एंड स्ट्रक्ट का नाम t है गाइज़। तो क्या ये वैलिड है? अगर ये वैलिड है, तो इसका गाइज़ साइज़ कितना होगा स्ट्रक्ट का? सो गाइज, यहाँ पे आपको पता है इसका साइज होगा 18। ये क्यों होगा, ये हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था गाइज हमारे ट्यूटोरियल में। अगर आपको अभी भी डाउट है, देन आप जा करके वो ट्यूटोरियल्स फिर से देख सकते हैं। और गाइज, अगर आपको ये टेस्ट करना है, तो आप इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। आपको कैसे प्रिंट करना है, आपको मैंने बताया था। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है, आप वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर या फिर यूनियंस के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि साइज़ ऑफ टी डॉट अगर मैं यू करूँगा, तो आपको पता है टी जो है मेरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर मेरा यूनियन है। तो मेरे को अगर ये यू जो है, यूनियन यू, अगर मुझे इसे फेच करना है, तो मैं कौन से ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ? डॉट ऑपरेटर का। एंड टी डॉट यू का अगर मैं साइज़ निकालूँगा, तो वो मुझे अंदर के यूनियन का साइज़ दे देगा। अगर मैं टी डॉट एस का साइज़ निकालूँगा, तो वो मुझे इस शॉर्ट एस नाम का जो एरे है, इसका मुझे साइज़ प्रिंट कर देगा। तो गाइज़, ये जो एरे होगा, आपको पता है शॉर्ट जो है वो 2 बाइट लेता है, 5 एलिमेंट आपके 2-2 बाइट लेंगे, मतलब 10 बाइट्स तो इसकी हो जाएँगी। एंड यूनियन जो है गाइज़, आपको पता है इसके अंदर 2 आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इन दोनों एलिमेंट्स का जो भी बिगर एलिमेंट होगा, उसका जो साइज़ होगा, वो आपके यूनियन का साइज़ होगा, जो कि 8 होता है गाइज़, क्योंकि लॉन्ग हमारा 8 बाइट लेता है। इन दोनों का आप सम करेंगे, तो आपको 18 आंसर आता है गाइज़। आगे बढ़ते हैं। A function that is called by itself either directly or indirectly is called as। आई होप आपको पता ही है हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो यस गाइज, इसका आंसर होगा रिकर्सिव फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सिव फंक्शन कॉल। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये डेटा स्ट्रक्चर क्लियर है कि रिकर्शन में हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, देन आपका रिकर्शन जो है आधा टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस डेटा स्ट्रक्चर की वर्किंग के ऊपर ही रिकर्शन का मैकेनिज्म डिपेंड करता है। सो गाइज, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, या अगर पता नहीं होगा, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, बाइनरी ट्री है या स्टैक है? सो गाइज, इसका आंसर होगा स्टैक। अब आपको डाउट अगर है यहाँ पे, तो गाइज मैं आपको क्विकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम लिख के दिखाया था, जब मैंने आपको रिकर्शन फंक्शन समझाया था। उसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे हर एक बार जब ये फंक्शन खुद को कॉल करता जाएगा, तो वो कैसे एक-एक वैल्यू को रखता जाएगा एंड उस वैल्यू को एक-एक माइनस करके उसकी अगली वैल्यू के लिए फिर से खुद को ही कॉल करता जाएगा। कब तक करता जाएगा? जब तक वो 0 तक ना पहुँच जाए, या जब तक वो 1 ना हो जाए। ये कंडीशन आपको डिसाइड करनी होती है। अगर 1 हो गया है, तो उसको इंटू करके खत्म करो। फैक्टोरियल आपको पता ही होता है। उस नंबर से लेकर के
1 तक को अपने को एक-एक करके वापस जाना है एंड सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो गाइज़ यहाँ पे आप ऊपर स यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जब मैंने फैक्टोरियल फ़ंक्शन को कॉल किया विद 4, वो क्या करेगा, स्टैक के अंदर सबसे पहले एक एंट्री बना देगा 4 इंटू, एंड क्या करेगा, फिर से फैक्टोरियल मेथड को ही कॉल कर देगा एंड अगला जो नंबर वो पास करेगा वो करेगा n-1, मतलब 4 1 3। देन गाइज़ अगली बार क्या होगा, जब वो 3 के लिए अंदर जाएगा तो 3 के लिए क्या करेगा, 3 को अलग रख लेगा एंड फिर से फैक्टोरियल कॉल कर देगा 2 के लिए, 3 1 के लिए। फिर क्या होगा गाइज़, आगे वो क्या करेगा, 2 के लिए जब वो जा चुका होगा अंदर फैक्टोरियल मेथड के, उस टाइम पे वो क्या करेगा, फिर 2 को साइड में रख लेगा एंड फैक्टोरियल 1 को कॉल कर देगा। देन हमने लास्ट में इसको बोल दिया होगा, वहाँ पे कंडीशन लगा दी होगी कि भई इफ जो नंबर है अगर वो 1 आ गया है तो वहाँ से 1 रिटर्न कर दो। अब गाइज़ इसके बाद इसका आगे कैसे ये काम करता है, आपको पता है जो स्टैक होता है उसमें डेटा हमने जिस ऑर्डर में डाला होता है उसके जस्ट उल्टे ऑर्डर से हम निकालना शुरू करते हैं। मतलब सबसे ऊपर से अब हम डेटा निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टैक अभी भर चुका है, इसके ऊपर ये नहीं भरेगा, हमें पता है हमारी कंडीशन के हिसाब से। तो गाइज़ अब क्या होगा, नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ये फैक्टोरियल 1 को उठाएगा एंड उसका जो आपको पता है कि 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा गाइज़। उसके आंसर को वो क्या करेगा, जो न स्टैक में अगली वैल्यू होगी उसको पास कर देगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 जो होगा वो आपको 1 रिटर्न करके 2 इंटू 1 करेगा, जो कि आपका 2 हो जाएगा, जो कि अगले फैक्टोरियल के अंदर जो आपने एंट्री स्टोर की होगी सेकंड नंबर पे, मतलब जो आपका स्टैक भरना शुरू हुआ था, ऊपर से आते टाइम ये तीसरा नंबर है इसके हिसाब से, लेकिन जब आप बड़े नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे तो बहुत सारी एंट्रीज़ होती हैं। तो जैसे ही 2 इंटू फैक्टोरियल 1 जो होगा, मतलब फैक्टोरियल 1 1 है, 2 इंटू 1 आपका 2 रिटर्न हो जाएगा 3 वाले के लिए। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइस, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, मतलब आप 3 इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे, जो कि आपका 3 इंटू 2 मतलब आपका 6 जो है वो रिटर्न हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू, एंड इसको आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 24 आता है। ये चीज़ आपको पता है। सिमिलरली अगर आप 5 के लिए करेंगे, आप ऐसा स्टैक बना करके पहले उसको भरिए एंड उसको उल्टा ट्रैक करते हुए नीचे आइए एंड उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। आपको पता चल जाएगा फैक्टोरियल 5 जो होता है वो 120 होता है। तो गाइस ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको ये पता है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम रिकर्सिव फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, तो आपके आधे से ज़्यादा रिकर्शन का मैकेनिज़्म आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस इसको ध्यान में रखिएगा, ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिना इसके रिकर्शन काम कर ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हाट इज़ द आउटपुट? सो गाइस यहाँ पे हमने फैक्टोरियल की बात की एंड मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल का ही क्वेश्चन दिख रहा है। गाइस हमने क्या किया हुआ है, मेन मेथड लिखा हुआ है, इंट n, n लिया हुआ है, n में हमने फंक्शन 1 कॉल किया हुआ है, उसको 5 वैल्यू पास कर दिया है। अब हम फंक्शन में अंदर आके देखें तो गाइस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने वहाँ से जो 5 है उसको एज़ ए इनपुट लिया बी में, देन हम यहाँ पे इंट a रख रहे हैं। अगर b जो है वो 1 होगा तो यहाँ से रिटर्न 1 कर दो, लेकिन हमारा b जो है वो 5 है तो एल्स में आएगा। यहाँ पे a इक्वल्स टू b, मतलब 5 इंटू फिर से फंक्शन 1 कॉल हो जाएगा 5 माइनस 1 के साथ, मतलब 5 इंटू 4, जो गाइस पिछला क्वेश्चन हमने देखा, सिमिलरली आप इसका फटाफट स्टैक भर सकते हैं अपना एंड देन उसको सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जब आप इसको 4 के लिए कॉल करेंगे तो ये फिर से अंदर जाएगा, b 4 होगा, ये कंडीशन डिससैटिस्फाई होगी, एल्स में आएगा, फिर जो है 3 के लिए कॉल होगा, फिर 2 के लिए कॉल होगा, जैसे ही ये 1 के लिए कॉल होगा तो आपको पता है b 1 होगा तो वहाँ से रिटर्न 1 हो जाएगा, और ऐसे ही रिटर्न 1 हो जाएगा तो वो उसको 2 वाले फैक्टोरियल में ऐड करेगा, फिर 3 वाले में, फिर 4 वाले में, फिर 5 वाले में आप टोटल सम को कर देंगे तो आपको पता है कि इसका आंसर जो होगा वो 120 आएगा गाइस। कैसे आएगा ये मैंने आपको ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाया था, ये देखिए ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। हमने वहाँ पे क्या किया था, आपको इफ एल्स ना लिख के हमने क्या किया था, इफ एक डिफाइन कर दिया था जिसमें आपको पता है कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरे रिकर्शन को रोक दो, बार-बार फिर से कॉल मत करो, इसके पीछे हमें नहीं जाना है। एंड देन हमने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन वहाँ से रिटर्न करवा दिया था गाइस, ओके। अगर आप यहाँ पे a इक्वल्स टू नहीं भी लिखेंगे देन वो भी आप तब भी आपका ये जो फंक्शन है ये यहाँ से आपको 120 रिटर्न करके आपके n को असाइन करेगा, एंड जो n है ये आपका प्रिंट आप जब करेंगे तो आपको 120 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, रिकर्सिव कॉल इज आल्सो नोन एज। सो गाइस ये तो आप इसको सिंपली गेस भी कर सकते हैं, यस रिकर्सिव कॉल जो होती हैं उनको हम रिकर्शन कॉल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू स्ट्रक्चर वेरिएबल? सो गाइस ये हमने आपको बताया था कि दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं जो आप
अपने स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के ऊपर या यूनियन के वेरिएबल्स के ऊपर मार सकते हैं। हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किए थे एंड आपको हमने समझाया था सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस में कि क्यों ये दोनों ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। एक का हमने आपको ऑलरेडी यूज़ दिखा दिया है पहले कैसे करना है साइज़ ऑफ का, दूसरा वाला आपको पहचानना है गाइज़। सो गाइस जो दूसरा ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के ऊपर वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को वैल्यू देते हैं। ये भी हमने आपको हमारे प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाया था कि आप सबके सब को एक साथ भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर में एंड एक-एक करके भी उसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हैं हर एक वेरिएबल की उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो गाइस ध्यान देने वाली बात ये है कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के ऊपर या यूनियन के वेरिएबल्स के ऊपर आप असाइनमेंट मतलब इक्वल्स टू एंड साइज ऑफ ऑपरेटर का ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑपरेटर काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो गाइस यहाँ पे मुझे हमने एक फंक्शन बनाया है जिसको हम 6 पास कर रहे हैं एंड देन हमने उसका जो रिजल्ट होगा उसको हमने एन में स्टोर करा के एन को प्रिंट करवाना चाहा है। देन अगर हम फंक्शन की बात करें जिसको हम 6 के साथ कॉल करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 तो नहीं होगा हमारा डेफिनेटली, तो एल्स में जाएगा हमारा एंड हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्लस। देन हम कॉल कर देंगे एफ एक्स माइनस वन के साथ। तो गाइज यहाँ पे ये कितनी बार प्रिंट होगा आपको क्या लगता है? इससे मुझे साफ-साफ समझ में आ रहा है कि जब तक मेरा x 2 नहीं होगा और 6 से हमें पीछे-पीछे जाना है, एक-एक माइनस करते हुए, तो हम जब तक मुझे प्लस प्रिंट करते जाना है, जैसे ही x 2 होगा, वैसे ही वहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे सीधी-सी बात है कि मेरा 4 बार प्लस प्रिंट होगा एंड 1 बार 2 प्रिंट होगा। ऐसा क्यों होगा? ऊपर एक्सप्लेनेशन देखिए। x जो है, पहला जो फंक्शन है आपका पहले 6 के लिए चलेगा, फिर 5 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए। तो x की जो वैल्यू होंगी पहले 6, 5, 4, 3, 2 इन पाँचों वैल्यूज़ के लिए x आपका चलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 6, 5, 4 और 3 के लिए आपका इफ सैटिस्फाई नहीं होगा तो उस केस में वो एल्स में आएगा एंड आपका प्लस, 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 प्लस कॉल कर देगा। 6 के लिए 1, 5 के लिए 1, 4 के लिए 1, 3 के लिए 1 तो आपके 4 बार प्रिंट हो गया। देन जब आप फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे विद 3 माइनस 1 2 के लिए तो यहाँ पे आने के बाद आपका इफ जो है वो सैटिस्फाई हो जाएगा एंड आपका जो फंक्शन है यहाँ से 2 रिटर्न कर देगा जो कि आपके सेकंड नंबर लाइन में मेन के अंदर एन में जाके स्टोर हो जाएगा एंड देन आप एन को प्रिंट करा देंगे तो आपका 4 बार प्लस देन आप यहाँ से 2 रिटर्न कराएँगे एंड आप उसको प्रिंट करा रहे हैं तो आपका ए होगा गाइस। वहाँ पे हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम में। ध्यान से इफ एंड एल्स को समझें देन देखें कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, आपको ईज़िली आंसर समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है कि मैं एक-एक करके निकालूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि यार 4 बार चलेगा, 5वीं बार में तो 2 आना है तो आपका सिमिलर जैसा कुछ आंसर होना चाहिए जो कि आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इन द एब्सेंस ऑफ ए एग्जिट कंडीशन इन ए रिकर्सिव फंक्शन द फॉलोइंग एरर इज गिवन। गाइस मैंने आपको बताया था एंड शायद मैंने आपको चला के भी दिखाया हुआ है ये चीज़ कि अगर मैं रिकर्सिव फंक्शन के अंदर कोई भी ब्रेक कंडीशन नहीं ऐड करूंगा या फिर कोई भी एग्जिट करने की कंडीशन नहीं ऐड करूंगा जिससे मैं मेरे फंक्शन को बोल रहा हूँ कि भाई खुद को कॉल करना बंद कर दो, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे इसको बताया था कि अगर x जो है वो 2 हो जाता है तो यहाँ से रिटर्न 2 कर दो। अब एल्स में जाकर के खुद को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस सिमिलरली इसी क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर बाय चांस मैंने ऐसी कोई एग्जिट कंडीशन नहीं लिखी है, तो क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, लॉजिकल एरर आएगा कि एरर आएगा ही नहीं, वो इनफिनिट टाइम प्रिंट करता चला जाएगा कुछ भी चीज़ को। तो गाइज़ ये बात सही है कि वो इनफिनिट टाइम प्रिंट करता चला जाएगा, लेकिन जब आपके कंसोल के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, देन आपका जो मेमोरी है वो आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगी थोड़ी देर के बाद एंड आपको जो है वहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। आपका प्रोग्राम जो है वो जो है आपका सीपीयू आपके प्रोग्राम को किल करेगा एंड इसलिए आपको वहाँ पे रन टाइम का एरर मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका सिस्टम का मेमोरी होगा, उतने ज़्यादा बार उसमें उसमें जा उस उतना ज़्यादा आपके प्रोग्राम को टाइम लग जाएगा, ये रन टाइम एरर थ्रो करने के लिए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको दिखाया है प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में भी, जो ये हमारा इफ बी इक्वल्स टू 1 है, दिस इज़ आवर एग्ज़िट कंडीशन जो हमारे इस मेक F1 को बता रही है कि आपको फिर से F1 को कॉल नहीं करना है। ऐसी कंडीशन को हम एग्ज़िट कंडीशन या ब्रेक कंडीशन भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो गाइस यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमने n लिया है 10 से इनिशियलाइज़ करके, देन हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है जो कि गाइस मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। चलिए मैंने एक हिंट आपको दे दिया है। देन हम क्या कर रहे हैं गाइस, प्रिंट कर रहे हैं फंक्शन को
n पास करके मतलब फ़ंक्शन को 10 पास करके हमें पता है हमारा फ़ंक्शन इंट रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यहाँ पे लिया है। अगर फ़ंक्शन के पास 10 आता है गाइस तो यहाँ पे क्या होगा, इफ n इज़ ग्रेटर देन 0 रिटर्न करना है n प्लस f n माइनस 2। तो गाइस मैंने आपको दिखाया था एक प्रोग्राम बना के हमारे रिकर्शन के प्रैक्टिकल सेशन में कि अगर मुझे किसी भी एक नंबर एंड यूज़र से एंटर करवाना है एंड उस नंबर का एंड उसके कम उससे पीछे जितने भी नंबर्स हैं उन सबका एडिशन देना होता है, देन हम ऐसी टाइप का कुछ वहाँ पे कोड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे एक-एक नंबर पीछे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे सीधे 2-2 नंबर से पीछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे भी रिकर्शन हो रहा है, सेम मेथड बार-बार कॉल होगा एंड जो हर बार कॉल होगा उसको मुझे यहाँ पे सम करते जाना है। तो गाइस पहले जब ये 10 के लिए होगा, 10 जो है 0 से बड़ा है, अंदर आएगा। 10 प्लस अगली बार ये फंक्शन कॉल हो जाएगा 8 के लिए, सिमिलरली 6 के लिए, देन 4 के लिए, देन 2 के लिए, फिर 0 के लिए कॉल होगा, लेकिन उस कंडीशन में मेरा इफ जो है वो सैटिस्फाई नहीं होगा एंड आपका ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे अब सम बताना है 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 का, जो कि होता है 30। ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि आपका जब तक n जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तब तक आपका फंक्शन कॉल होता रहेगा। पहले 10 के लिए हुआ, फिर 10 प्लस आपको पता है F8 कॉल होगा, देन 10 प्लस 8 को वो अलग रख देगा, देन F6 के लिए कॉल होगा। सिमिलरली ये 2 तक जाएगा, 0 वाला सैटिस्फाई नहीं होगा एंड 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे आपका स्टैक ट्रेस पीछे आएगा। जैसा आपको पता है स्टैक में से ऊपर से हम वापस निकालना शुरू करेंगे। तो 2 प्लस 4 देन 4 प्लस 6 10 2 प्लस 4 6 6 12 देन प्लस 8 20 प्लस 10 30 हो जाएगा गाइस इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट? तो आपको फिर से इसमें आउटपुट पहचानना है गाइज़, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सीधे-सीधे देखिए एंड बताइए क्या ये वैलिड है भी या नहीं है। मैंने क्या किया हुआ है, स्ट्रक्ट के अंदर एक स्ट्रक्ट लिया है, यस ये तो डेफिनिशन मेरी सही बताती है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर मैं स्ट्रक्चर और यूनियन ले सकता हूँ, तो यहाँ तक तो मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है। आगे मैं बढ़ता हूँ गाइस, स्ट्रक्ट एसटी जो है मेरा टेम्प, मैंने एसटी नाम का था, यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर सिर्फ डेफिनेशन दे के रखी थी, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है टेम्प नाम का वेरिएबल जो कि मेरा स्ट्रक्ट एसटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टेम्प के अंदर एक एक्स था जिसको मैंने 10 दे दिया है। दूसरा मेरा टेम्प डॉट नेक्स्ट जो था ये अंदर का, इसमें मैंने इसको खुद सेल्फ स्टोर करवा दिया है गाइस। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मैंने एसटी था इसका मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर का। देन मैंने क्या किया, इसके एक्स को 10 से इनिशियलाइज़ किया एंड इसके अंदर मैं फिर से एक स्ट्रक्ट यूज़ कर रहा था नेक्स्ट के नाम से, तो मैंने क्या किया, टेम्प को इसके अंदर डाल दिया। सो गाइस क्या ये चीज़ पॉसिबल है? इफ यस तो अगले का मुझे इसका आंसर बताएँ कि ये आंसर क्या प्रिंट होगा? टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट एक्स। सो गाइस क्या इसका आंसर 10 हो सकता है? तो गाइस इसका आंसर 10 बिल्कुल नहीं होगा, ये कंपाइल टाइम एरर होगा। कंपाइल टाइम एरर क्यों होगा? ऊपर एक्सप्लेनेशन देखिए, फील्ड नेक्स्ट हैज़ इनकम्प्लीट टाइप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो हमने पहला स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, उसको आपने कुछ मिनिमम बॉडी दी है गाइस। क्या आपने नेक्स्ट को ऐसी कोई बॉडी दी है? क्योंकि नेक्स्ट तो आपने कहीं डिक्लेयर किया ही नहीं है कि ये क्या होता है, या फिर एसटी को आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना था एंड नेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना लेना था आपने। तो गाइज़ ये भी मैंने आपको करके दिखाया हुआ है हमारे प्रैक्टिकल सेशन में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इसको ध्यान रखिए, हो सकता है आपका सिंटैक्स चेक करने के लिए इस टाइप का प्रोग्राम पूछ लेंगे। तो गाइज़ ऐसे नेस्टेड अगर होगा, तो ये वैलिड तो है इसको फेच करने का तरीका, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, इसलिए ये जो नेक्स्ट में आपने टेम्प डाला है, ये गलत है गाइज़, ओके? आगे बढ़ते हैं, विच ऑपरेटर कनेक्ट्स द स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम। ये हमने आपको बताया था गाइस, किसी भी स्ट्रक्चर के या फिर यूनियन के अगर आपको अंदर के मेंबर्स को फेच करना है, तो ये आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी देख लिया, हम यूजिंग डॉट उस वैल्यू को कॉल करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर या यूनियन की, है ना गाइस? और ये हमारा देखिए मैंने नीचे एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है हमारे प्रैक्टिकल सेशन से, जहाँ पे मैंने देखिए स्ट्रक्चर का इंटीजर, स्ट्रक्चर का डेसिमल और नेम नाम का जब एट्रीब्यूट फेच करना था, तो मैंने यूजिंग डॉट ऑपरेटर किया था एंड सिमिलरली फॉर मैंने यूनियन के लिए भी मैंने डॉट से ही किया था। तो गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा डॉट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट? सो गाइस आपको यहाँ पे आउटपुट पहचानना है गाइस, ये आप, मेरे को लगता है आप लोग इसका आंसर 100% सही देंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर लिया है मैंने होटल, इसको मैंने इंट आइटम्स दिए हैं एंड एक कैरेक्टर का एरे ले लिया है जिसका 11 साइज़ का, मतलब 11 एलिमेंट्स ये स्टोर कर पाएगा। देन मैंने स्ट्रिंग कॉपी किया है, ए डॉट नेम जो मेरा ए नाम का ये जो होटल का स्ट्रक्चर था, इसको मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया है इसका। ए डॉट नेम में मैंने गेट इट क्लियर स्टोर करवाया एंड ए डॉट आइटम्स में मैंने 10 कराया। अगर मैं स्ट्रक्चर का नेम प्रिंट कराऊँगा तो गाइज़ यहाँ पे क्या गेट इट क्लियर प्रिंट होगा। अगर आपको लगता है गेट इट क्लियर होगा तो गाइज़ तो आप बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, कंपाइल टाइम एरर आएगा।
क्यों आएगा गाइस? बाकी सब कुछ सही है, प्रोग्राम आपको गेट इट क्लियर ही आंसर देता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होटल है गाइस, मैंने आपको बताया था अगर आपको स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है, आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, ना कि स्ट्रक्चर कीवर्ड का। सो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जानबूझ के डाले जाते हैं, क्योंकि आप देख के आपको लगेगा कि यार स्ट्रक्चर है, वो मे हो सकता है आपका ये नॉलेज चेक कर रहा हो कि यूनियन के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होती है, जो कि लास्ट में अपडेट हुई होगी, बाकी सब डिलीट हो जाएँगी। इसलिए उसने मेरे से नेम पूछा है। नहीं गाइस, स्ट्रक्चर में आपको पता है हर एक मेंबर के पास उसकी वैल्यू स्टोर रहेगी, वो कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। आप चाहे किसी भी मेंबर को अपडेट कर दें उसके, तो यहाँ पे गेट इट क्लियर प्रिंट हो जाता अगर हमने इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह स्ट्रक्ट लिखा होता गाइस, ओके। आगे बढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द स्टैक इज, सो गाइस जैसे कि आपको पता है रिकर्शन में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आपका यूज हो रहा है, देन हमने आपको उसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया कि कैसे आपका एक एक स्टैक स्टोर होता जाएगा एंड कैसे एक एक स्टैक खत्म होता जाएगा, तो आपको उससे अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये क्या होता है गाइस। यस, इसका आंसर होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट अंदर जाता है वही सबसे पहले बाहर निकलना शुरू करता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है, हमने यूनियन लिया है टेस्ट, उसके अंदर एक इंट एक्स है, एक इंट वाई है एंड एक 8 एलिमेंट का कैरेक्टर का एरे है। देन हमने अंदर आने के बाद क्या किया है, यूनियन को यूनियन टेस्ट का एक टी1 वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है 10 एबीसी और 8 से। ये तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में टी1 में किसकी वैल्यू स्टोर होगी एंड कौन से वेरिएबल्स की नहीं होगी इस पर्टिकुलर यूनियन के। ये तो आपको पता ही है कि हमने आपको बताया था यूनियन में जब भी आप उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, सिर्फ़ फर्स्ट एलिमेंट आपका इनिशियलाइज़ होता है, बाकी कुछ भी इनिशियलाइज़ नहीं होगा। अगली लाइन में हमने प्रिंट करवाया है साइज़ ऑफ टी1 एंड उसके बाद वाली लाइन में हमने प्रिंट कराया है यूनियन टेस्ट का साइज़। सो गाइज़ यहाँ पे ये जो आपने हमने साइज़ ऑफ टी1 प्रिंट कराया है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम साइज़ ऑफ ऐसे लेते हैं यूनियन टेस्ट, तो गाइज़ ये भी बिल्कुल सही सिंटैक्स है। ये दोनों तरीके से आपका साइज़ प्रिंट होगा। आपको पहचानना ये है कि क्या दोनों में सेम साइज़ प्रिंट होगा? अगर नहीं, तो किसमें 16 होगा एंड किसमें 8 होगा बताइए? सो गाइस इन दोनों में 8 ही प्रिंट होगा, ऐसा क्यों? आपको पता है यूनियन जो है सबसे बड़ा जो भी उसका एलिमेंट होगा उसका डेटा स्टोर स्टोर करेगा, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। इंट एक्स जो होगा ये 4 बाइट लेगा, इंट वाई जो होगा ये भी 4 बाइट लेगा। कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट लेता है, लेकिन हमने यहाँ पे एरे ऑफ कैरेक्टर लिया है विद 8 एलिमेंट, मतलब 8 इंटू 1, यहाँ पे हमारे 8 बाइट्स लगेंगे गाइस। तो सबसे बड़ा एलिमेंट का साइज़ इसमें हो गया हमारा 8 बाइट। तो हमारा जो यूनियन टेस्ट है इसका साइज़ हो जाएगा 8 बाइट एंड आपको पता है इसमें चाहे मैं अब एक्स की वैल्यू रखूँ या कैरेक्टर एरे की रखूँ या वाई की रखूँ, इसका साइज़ मेरा 8 ही रहना है, जो कि उसके सबसे बड़े वेरिएबल का साइज़ या सबसे बड़े एलिमेंट का साइज़ होता है। इसलिए दोनों बार मेरा 8 ही प्रिंट होगा, चाहे आप उसमें कोई भी वैल्यू डाल दें, किसी भी वेरिएबल को। आगे बढ़ते हैं गाइस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड इफ द इनपुट गिवन टू द कोड बिलो इज गेट इट क्लियर। सो गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात है कि हमने यहाँ पे स्कैनफ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कोड आपका जो है वो वैल्यू रीड करता जाएगा। वो कैसे करता जाएगा, क्योंकि आपको नीचे फंक्शन देखना पड़ेगा। हमने एक वॉइड फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है एंड एंटर द वर्ड के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है, जो कि हमारा कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। देन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गाइज़, यहाँ पे ये जो वॉइड है ये लास्ट में खत्म होगा मेरा, तो फंक्शन की डेफिनेशन मेरी क्या कहती है? पहली लाइन में कैरेक्टर सी है, अगर सी जो है वो न्यू लाइन नहीं है, देन आपको क्या करना है, फिर से फंक्शन को कॉल करते चलना है। मतलब गाइज़ यहाँ पे क्या होगा, जब तक मैं वर्ड्स एंटर करता जाऊँगा या फिर एक-एक कैरेक्टर एंटर करता जाऊँगा, ये वैल्यू को रीड करता जाएगा। एंड यहाँ पे आपको पता है कि मैंने प्रिंट जो किया है वो फंक्शन के कॉल के बाद किया है। एंड मैंने आपको समझाया है, जैसे-जैसे मेरा फ़ंक्शन कॉल होता जाएगा, उसकी वैल्यू स्टैक में ऐड होती जाएगी। तो जैसे ही मैं जी डालूँगा, पहली वैल्यू मेरी जी स्टोर हो जाएगी, सिमिलरली मेरी लास्ट वैल्यू एक्सक्लेमेटरी साइन स्टोर हो जाएगा एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो गाइज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने न्यू लाइन जो है, मेरा एंटर जो है, उसको एनएल नाम से डिफ़ाइन कर दिया है एज़ ए मैक्रो। एंड यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर है, वो कहीं न्यू लाइन तो नहीं है। अगर वो न्यू लाइन नहीं है, तो फिर से फ़ंक्शन को कॉल कर दो। एंड इन द सिमिलर फैशन क्या होगा गाइज़, मेरा गेट इट क्लियर वो रीड करेगा, जैसे ही मैं एंटर मारूँगा, वैसे ही आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, आपको पहचानना है वो क्या आएगा। सो गाइज़ इसका जो आंसर होगा वो गेट इट क्लियर जो है वो उल्टे में प्रिंट होगा, ऐसा क्यों होगा?
मैंने आपको ऑलरेडी स्टैक का कंसेप्ट समझाया है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको पहले जी होगा, फिर जैसे-जैसे मैं एक-एक करैक्टर एंटर करता जाऊँगा, वैसे-वैसे वो करैक्टर मेरे स्टैक में ऐड होते जाएँगे एंड जैसे ही मेरा यहाँ से ये रिकर्शन खत्म होगा, मतलब जैसे ही उसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया, उसको न्यू लाइन का करैक्टर मिल जाएगा, उसी टाइम पे वो क्या करेगा, मेरे स्टैक में से हर एक वैल्यू को मुझे देना शुरू कर देगा एंड वो देना क्या शुरू कर रहा है गाइस, जैसे ही यहाँ पे रिकर्शन खत्म हुआ, सबसे पहले मेरा एक्सक्लेमेटरी साइन निकलेगा एंड यहाँ प्रिंट हो जाएगा, फिर मेरा आर निकलेगा, यहाँ से प्रिंट होते-होते एक-एक रिकर्शन के बाहर वो आते-आते लास्ट में पहले कैरेक्टर तक आ जाएगा एंड देन यहाँ से सिंपली रिटर्न करके मुझे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं गेट इट क्लियर ऐसे एंटर करूँगा तो मुझे उल्टा प्रिंट होगा, अगर मैंने उल्टा पे यहाँ पे एंटर किया होता स्क्रीन में और जब मैंने कंसोल में यूज़र से डेटा लिया था तो ये मेरा सीधा प्रिंट हो जाता। तो गाइज़ आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं गाइज़, यहाँ पे मैंने फिर से आपको यहाँ पे समझाया है, यहाँ पे देखिए कि अभी हमने क्या किया था कि फंक्शन के कॉल को पहले डाल दिया था प्रिंट करने के लिए, इसलिए ये क्या कर रहा था आपका लास्ट में उसने एक साथ उल्टा प्रिंट किया। अगर मैं प्रिंट को पहले लिख देता और फंक्शन कॉल बाद में डालता, तो जैसे ही आपका कैरेक्टर रीड होता, वैसे ही वो प्रिंट होता चला जाता गाइस। वहाँ पे वो स्टैक में जाता ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं स्टैक में ले जाने के लिए। आपने प्रिंट कर दिया है एंड फिर से फंक्शन कॉल कर लिया है, जो फिर से जाएगा, ई को रीड करेगा, प्रिंट करेगा, फिर से कॉल कर देंगे आप, फिर से टी ऐड करेगा यूज़र, जितनी बार वो वर्ड ऐड करता जाएगा अदर देन एंटर उतनी बार ये प्रिंट होता जाएगा। तो गाइज़ यही ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये थी कि आपका फंक्शन कॉल पहले है, इसलिए प्रिंट जो है वो पूरा यहाँ से स्टैक भरने तक पहले वो प्रिंट जो है रुका रहेगा। जैसे ही आपका फंक्शन का रिकरिंग वाला जो सीक्वेंस है वो खत्म हो जाएगा, आपके फंक्शन को पता चल गया कि भाई मुझे अब आगे कॉल नहीं करना है, वैसे ही वो एक-एक को प्रिंट करना शुरू कर देगा स्टार्टिंग तक। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। चूज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रक्चर। तो गाइस ये जो मैंने नीचे आपको एक स्ट्रक्ट बना के दिखाया है यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, क्या आप बता सकते हैं इनमें से राइट हैंड साइड पे जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्या सुइटेबल है इसके लिए? It is wrong to define an empty structure. Member variable can be added to a structure even after its first definition. There is no use of defining an empty structure. So guys यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, there is no use of defining an empty structure. आपको कंपाइलर एरर नहीं देगा, लेकिन आप खुद बताइए कि इसका यूज़ क्या होगा, क्योंकि आप बाद में तो इसमें वेरिएबल ऐड कर नहीं सकते हैं, अब तो आप इनिशियलाइज़ क्या करेंगे एंड इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो गाइज़ इसलिए इसका ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपाइलर के हिसाब से ये बिल्कुल सही लिखा है आपने, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई यूज़ ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइज़, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेयर सिमिलैरिटी इन सिंटैक्स? सो गाइज़ हम जब से चिक-चिक के आपको यही बता रहे हैं, यूनियन एंड स्ट्रक्चर जो है इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। आपको स्ट्रक्चर का हमने एग्ज़ाम्पल दिखाया था कि एक स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं एंड सिमिलर फैशन में आपको सिर्फ़ स्ट्रक्ट की जगह यूनियन कर देना है एंड आपका यूनियन जो है उसके बाद आपको दिख रहा है कि आप कैसे लिखते हैं। द ओनली डिफरेंस जो इन दोनों में होता है गाइज़ वो होता है मेमोरी का। स्ट्रक्चर के केस में हर एक एलिमेंट के लिए आपकी मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन यूनियन के केस में इन तीनों में से किसी एक के लिए ही होगी जो कि सबसे बड़ा होगा एंड जो कि मुझे दिख रहा है कैरेक्टर का एरे, जो कि नेम नाम का है, जो कि 20 एलिमेंट्स लेगा, मतलब ये 20 बाइट्स लेगा। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो 20 एलिमेंट्स 20 बाइट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इटरेशन रिक्वायर मोर सिस्टम मेमोरी देन रिकर्शन। सो गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इटरेशन से मतलब है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड देन आपको कंपेयर करना है उसको रिकर्शन से कि जो मैं रिकर्शन से अचीव कर सकता हूँ फैक्टोरियल, वही मैं सेम मेरे फॉर लूप लिख के भी कर सकता हूँ। आपको ये बताना है कि अगर एक प्रोग्राम मैंने फॉर लूप से किया हुआ है, वही सेम प्रोग्राम अगर मैंने रिकर्शन से किया हुआ है, कौन ज़्यादा मेमोरी लेगा, इटरेशन ज़्यादा मेमोरी लेगा, ये ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो गाइज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये गलत स्टेटमेंट है। रिकर्शन जो है वो ज़्यादा मेमोरी लेगा आपके इटरेशन के हिसाब से, क्यों? इटरेशन में तो आप क्या करते हैं, फॉर लूप के साथ-साथ उसकी आप वैल्यू प्रिंट करते चलते हैं एंड अगली वैल्यू को उठा के अगला फॉर लूप चला देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है रिकर्शन में आपको स्टैक मेंटेन करना होता है जब तक पूरे रिकर्शन कॉल नहीं हो जाते। जैसे ही पूरा रिकर्शन खत्म होता है, वो स्टैक खाली होना शुरू होता है। तो वो जो स्टैक को होल्ड करने के लिए जो मेमोरी चाहिए वो एक्स्ट्रा मेमोरी होगी, जो कि हमारे इटरेशन में हमें नहीं लगती है। किसी भी लूप का यूज़ करते हैं तो हमें वो नहीं लगता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये ऐसा होता कि रिकर्शन रिक्वायर्स मोर सिस्टम मेमोरी देन इटरेशन, देन ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती। रिकर्शन रिक्वायर मोर सिस्टम मेमोरी देन इटरेशन ड्यू टू द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैक। सो गाइज़ आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल अ,
फ़ील होगा एंड आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने पढ़े हुए हों एंड आपको उनकी हेल्प मिले तो गाइज़ मेरे लिए भी इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो गाइज़ हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।